आपको क्या ऐसा लगता है कि पुलिस एक डर का प्रतीक है? समाज में पुलिस से भय खाते हैं लोग। आज के वातावरण में किसी हालत में ये खौफ की छवि पुलिस में होनी नहीं चाहिए। एक सामान्य नागरिक निडर होकर थाने में जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि पुलिस आज तक भी कॉलोनियल माइंडसेट से फ्री नहीं हो पाई? लेकिन सिर्फ पुलिस को ही ये कहना कि वो एक डर पैदा करती है, वो पूर्णतः सत्य नहीं होगा। ये पूरे सिस्टम को कहना पड़ेगा, इसमें तमाम लोग हैं। पर सर, फिर भी महिलाओं के प्रति आए दिन हर सेकंड पे सर, घर के भीतर भी और समाज में भी, मतलब घर से बाहर बहुत अपराध होते हैं, अत्याचार होते हैं और एक अनकहा सा एक भय, डर, एक तनाव का सा माहौल रहता है। सर, इसको कैसे दूर करेंगे? समाज के सुधार के लिए सिर्फ पुलिस से ही अपेक्षा नहीं की जाए कि पुलिस समाज को सुधारेगी। जो समझदार युवा लोग हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी गाइड करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आप उनको मोटिवेट करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, तो आप उनको आईपीएस बनने के लिए या इवन सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप प्रेरित करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? तो युवा वर्ग का फ्यूचर बहुत अच्छा है। नमस्कार, डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। आज हमारे साथ हैं श्री डॉक्टर शांतनु मुखर्जी जी, जो पूर्व में एक बहुत ही सम्मानित और डिस्टिंग्विश्ड आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। अपने लंबे सर्विस करियर में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जैसे एसपीजी में आपने 1985 से 1992 तक 4 भारतीय प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी की। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपका योगदान रुका नहीं और 2010 से 2015 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आप रहे, जहां आपने मॉरिशस की सुरक्षा नीति और रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके बाद से आप एक सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में, एक कॉलमनिस्ट के रूप में सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पर देश विदेश के बड़े अखबारों में लिखते रहते हैं। आप एक टीवी कमेंटेटर के रूप में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सक्रिय हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को गाइडेंस देते हैं। और तो और, आप एक मैग्निफिसेंट स्टोरी टेलर भी हैं। आप प्रेमचंद की कहानियाँ न सिर्फ पढ़ने के शौकीन हैं, बल्कि बहुत दिलचस्पी के साथ औरों को भी सुनाने की कला जानते हैं। आज की हमारी बातचीत में हम आपसे न सिर्फ सिक्योरिटी और राजनीति की जटिल परतों को समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि सत्ता के सबसे संवेदनशील गलियारों में काम करने वाला एक अधिकारी लोकतंत्र, समाज और नागरिक स्वतंत्रताओं को कैसे देखता है। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? डायलॉगस पर आपका स्वागत है। सर, आपने 75 साल की उम्र में अभी हाल ही में पीएचडी यानी डॉक्टरेट पूरा किया है, तो मैं तो आपकी प्रशंसक हो गई। मुझे लगता है हमारे युवा भी, हमारे दर्शक भी आपके प्रशंसक हो गए कि कहते हैं कि बचपन में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, कॉलेज में पढ़ते हैं, युवा होते हैं तब तक पढ़ते हैं, फिर नौकरी में, काम धंधे में लग जाते हैं। आपको किस चीज़ ने ऐसे मोटिवेट किया कि आपने 75 की एज में अब पीएचडी कंप्लीट किया, अब पढ़ा? ऐसा है कि ये व्यक्ति विशेष पर पिताजी निर्भर करता है जी, कि आप अपने शैक्षिक योग्यताओं को कितना बढ़ाएं। ये हमारे लिए कोई बहुत औपचारिकता के लिए नहीं करी कि कोई नौकरी चाहिए। एक बराबर से एक विचार था कि डॉक्टरेट करेंगे, पीएचडी करेंगे। और सही मायने में आजकल इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छे गाइड्स हैं, अच्छी अवेलेबिलिटी है, डिजिटल वर्ल्ड है, मोटिवेशनल स्पीकर्स काफ़ी तादाद में है, एक्सेस हो जाता है उन पे मिलने के लिए। इन सब कई सामूहिक कारणों से मैं बड़ा प्रभावित था, तो मैंने इस एज में अपना पीएचडी पूरा किया। सर, आपने अपना जीवन का लंबा सफ़र आपने एक पुलिस ऑफिसर रहते हुए पूरा किया। सर, आपको लगता नहीं, आपको क्या ऐसा लगता है कि पुलिस एक डर का प्रतीक है? समाज में पुलिस से भय खाते हैं लोग, तो
समाज के आपसी संबंध पुलिस के साथ, समाज के लोगों के, ये ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि लंबे समय से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है संबंध हमेशा से डर के और खौफ के रहे हैं। तो आपका क्या विचार है? देखिए, पुलिस एक इस प्रकार का एक 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 कम्युनिटी है, या इस प्रकार का एक एंटिटी है जिसमें कि बराबर से ही एक जाने अनजाने में खौफ का वातावरण रहता है। आम आदमी थाने में जाने से डरता है, एफआईआर लॉन्च करने में जाने में डरता है, वो पुलिस वालों के मूंछों से डरता है, उसके बात से डरता है, उसकी वर्दी से डरता है। लेकिन समय, प्रीता जी, बहुत बदल गया है। अब ये धीरे धीरे कम हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है, लेकिन है। हाँ, आज के वातावरण में किसी हालत में ये खौफ की छवि पुलिस में होनी नहीं चाहिए। एक सामान्य नागरिक निडर होकर थाने में जाए, निडर होकर पुलिस के पास जाए, अपना कंप्लेन करें, जो भी समस्या हो उसको करे, उसके निवारण करने के लिए पुलिस से अनुरोध करे। तो भय जितना भी कुछ बचा है वो नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। सर, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि पुलिस आज तक भी कॉलोनियल माइंडसेट से फ्री नहीं हो पाई? उसी माइंडसेट के चलते जो अभी आप बात कर रहे हैं कि एक कॉमन मैन को, एक सामान्य आदमी को पुलिस के पास जाना चाहिए, बिना खौफ के, बिना डर के थाने में जाना चाहिए, अपनी कंप्लेंट एफआईआर करानी चाहिए। लेकिन सर, समाज का जो दलित है, जो वंचित है, जो गरीब है, जो अल्पसंख्यक है और आदिवासी है, और यहाँ तक कि महिलाएं भी हैं, सर आपको नहीं लगता कि सारे के सारे जो है उनके साथ पुलिस का एक जो आपसी संबंध है वो बड़ा तनावपूर्ण है, बहुत स्ट्रेस है उसमें? देखिए, ये अभी पूरी तरीके से आपने कॉलोनियल वर्ड यूज़ किया, तो कॉलोनियल वातावरण से पूरी तरह से तो नहीं निकल पाए हैं, आम लोगों के बीच में है। लेकिन सिर्फ पुलिस को ही ये कहना कि वो एक डर पैदा करती है, वो पूर्णतः सत्य नहीं होगा। ये पूरे सिस्टम को कहना पड़ेगा। इसमें तमाम लोग हैं, कुछ राजनीतिक वर्ग के लोग भी हैं जिसकी वजह से सब रहते हैं। आपने कुछ वर्गों का उल्लेख भी किया, महिलाओं का ले लेते हैं, आपने कहा। अब देखिए, पहले ऐसा नहीं था, अब कितनी महिला थानाएं हो गई हैं हमारे देश में, हमारे जिलों में, जगह जगह पे आप देखिए महिलाएं थाना है, वो सिर्फ महिलाएं रहते हैं। कोई अगर किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की चीज़ हो तो महिला पुलिस जाती है महिला को गिरफ्तारी करने के लिए, महिलाओं कस्टडी के लिए उनका अलग है। तो ये हमारे ख्याल से ये बदलाव जो है वो आ रहा है। हम ओवरनाइट नहीं चेंज करते इतिहास को। कॉलोनियल जो था मैकॉले के टाइम से, वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। अगर हम पिछले दिनों को देखें, उसमें फिर आज से करें, तो इसमें काफ़ी हद तक इसमें उन्नति आई है, ऐसा मैं कहूँगा। डिजिटल एफआईआर के प्रावधान बनाए गए हैं, कानून में चेंज हुई है, सीनियर वरिष्ठ अधिकारी भी एक्सेसिबल है। पूरी तरह से आदर्श दृष्टिकोण से ये उपलब्धि नहीं हो पाई है, लेकिन ये अग्रसर है, ये प्रोसीजर चल रहा है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये और सुधार इसमें आ जाएगा। सर, ये डिजिटल एफआईआर की बात आप कर रहे हैं, सर देश में ऐसे भी बहुत से राज्य हैं जहां पर कंप्लेंट तक भी, एक तहरीर तक भी जो है पुलिस थाने में नहीं लेते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, मार के डांट के भगा देते हैं। और अगर जो पीड़ित है वो इन तबकों से हुआ, दलित हुआ या गरीब हुआ या वंचित हुआ बेचारा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। 15-15, 20-20 दिन, कई बार महीना भी लग जाता है, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती है। बेचारे थक हार करके अपना समूह लेकर बैठ जाते हैं। तो सर, ये जो बात है ऑन पेपर तो अच्छी लगती है, पर समाज को बदलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जैसे अब हम दिल्ली में बैठे हैं, जगह जगह आपने भी देखा होगा लिखा होता है दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। सर, दिल की पुलिस कहाँ है? ये लोग तो एक अलग ही तरीके से चलते हैं। जो मान लीजिए गरीब है, उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो उसके साथ हमेशा चलती है, उसको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो ऐसे में कोई आपके पास कोई समाधान हो, आपने कुछ सोचा हो कि सिस्टम को कैसे सुधारा जाए?
देखिए, ऐसा है कि समाज की व्यवस्था, उसमें जो कुरीतियां हैं, उसके लिए केवल पुलिस को दोष देना वो ठीक नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं, समाज में काफ़ी अव्यवस्थित है, काफ़ी लोग जो हैं वो वंचित होते हैं, नहीं कर पाते देश के कई भागों में। लेकिन मैं इस तरह से कहूँगा कि आप देखिए, जहाँ पे ये सुधार हुए हैं, जहाँ लोग जा पाते हैं, जहाँ एफआईआर लॉन्च करते, सिर्फ एफआईआर ही नहीं, अपनी बात को सुनने के लिए है। अब हर व्यवस्था में, पुलिस ही नहीं, हर विभाग में एक अंश ऐसा रहता है जिनके पास जो पब्लिक डीलिंग वाले हैं, कस्टम्स हो गए, इनकम टैक्स हो गए, एक्साइज हो गए, पासपोर्ट हो गया, तमाम जगह, हर एक जगह एक्सेस। कुछ हमेशा अच्छे होते हैं जिनको एक्सेस रहता है। ये हमारे सामाजिक व्यवस्था में सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं, तमाम जगह पे ऐसे है जो नहीं जाते। हमारा इमिग्रेशन देख लीजिए, लोग बाहर घूम के आते हैं, कहते हैं हमारे देश का इमिग्रेशन आज की तारीख में सबसे अच्छा है, उसमें क्लियरेंस फट हो जाता है। और वहाँ पे हमें, जापान इतना व्यवस्थित देश है, हमको घंटों लाइन लगाना पड़ा, इंग्लैंड में अलग लाइन पड़ा। आप वर्ग अवस्था की बात करते हैं, विभिन्न एयरलाइन के आधार पर वहाँ अलग अलग पंक्तियाँ लगती हैं, अलग अलग क्यू लगे हुए हैं कि इस एयरलाइन से आए, इनको जल्दी निकाल दीजिए, ये इस देश का है, इसको यहाँ से निकालिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ आपेक्षिक रूप से और भी व्यवस्थित है। लेकिन यही नहीं कहना चाहता कि हमारे यहाँ कोई कमियां नहीं है, ज़रूर है। और हमारे ख्याल से समाज सुधारक के अलावा, पुलिस अधिकारियों के अलावा और लोग हैं जो इसको सुधारने में निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। और हम आशा करते हैं एक न एक दिन ये बिल्कुल ठीक होगा। आदर्श लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाया है, अभी समय बहुत कम है, लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि और द्रुत गति से ये हो सकता था, जो कि नहीं हो पाया, ये दुखद है। सर, जैसे पीड़ित है, मान ली कोई क्राइम हुआ, तो जिसने क्राइम किया और जिस पर क्राइम हुआ, दोनों ही एक ही, मान लो एक ही जाति के हैं या एक ही गांव के, एक ही आसपास के ही हैं, तब उसमें पुलिस अपना किस तरीके से उसको हैंडल करती है? आपके पास तो लंबा अनुभव रहा है, आप एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं, आपने बहुत ऐसे मैटर देखे होंगे जहां दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं, तो कैसे न्याय करते हैं उस सिचुएशन में, क्या करते हैं? ऐसा है कि क्योंकि एफआईआर से जांच तक आते आते दोनों अपनी लड़ाई लड़ते होंगे कि कैसे करा जाए इसको। देखिए, ऐसा है कि पुलिस, मैं ये नहीं समझता कि जानबूझकर जाति के आधार पर या वर्ण के आधार पर कोई चीज़ तय करती है। इसमें एक चीज़ स्मरण रखने योग्य है, इसमें न्यायपालिका भी है, जिसको आप भूल रही हैं शायद जी। उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है कहने के लिए। अब पुलिस मान लीजिए कि चाहे कि इस अपराधी को बेल न मिले, लेकिन कुछ राजनीतिक वर्ग के लोग और न्यायपालिका का एक भाग अगर उसको बेल दे देता है, तो पुलिस के विचारों के या निर्णय के वो प्रतिकूल होगा, उसमें पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। आप ये मत सोचिए कि पुलिस इज द अल्टीमेट, इट इज द लास्ट। देयर आर अदर एजेंसीज एलाइड जो उसके साथ युक्त हैं, जिस पर भी निर्भर करता है। पुलिस एकाध नगण्य मात्र के अलावा ये नहीं करता कि जानबूझ के इसके आधार पर कि ये व्यक्ति विशेष इसका है, उसके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट करे। आजकल की इतनी पारदर्शिता हो गई है, वो नहीं करेगा। ठीक है सर, जैसे महिलाएं, अभी क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ और मैं देखती हूँ कि समाज का रवैया महिलाओं के लिए शुरू से ही, मतलब इतिहास से ही अब तक, हम लोग यहाँ हैं आज लोकतंत्र में, हमें हर समानता के सारे अधिकार हैं, समान शिक्षा, समान अवसर, समान रोजगार, कानून की नज़र में महिला हो या पुरुष, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, सभी बराबर होते हैं। पर सर फिर भी महिलाओं के प्रति आए दिन, हर सेकंड पे सर, घर के भीतर भी और समाज में भी, मतलब घर से बाहर बहुत अपराध होते हैं, अत्याचार होते हैं, और एक अनकहा सा एक भय, डर, एक तनाव का सा माहौल रहता है। सर इसको कैसे दूर करेंगे आप? क्योंकि अब जैसे सेक्शन 498A में भी पहले बीच में जब आया तो काफ़ी लोगों ने उसको
उसको अच्छे तरीके से उसको वेलकम किया, फिर उसका कुछ कहते कि मिसयूज़ हो रहा है, फिर उसमें कुछ बाद में चेंजेस भी आए। एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ समाज में जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है, तो उसको कैसे सुधारा जाएगा आपकी नज़रों में? उसको कैसे ठीक करें? पुलिस उसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, एक चीज तो ये समझना होगा कि हर समाज के सुधार के लिए सिर्फ पुलिस से ही अपेक्षा नहीं की जाए कि पुलिस समाज को सुधारेगी। जैसे मान लीजिए महिला केंद्रित चीजें आप बता रहे हैं विषय, इसके अंदर समाजशास्त्री हैं जी, शिक्षाविद हैं, एडुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, और जो सिविल राइट्स ग्रुप्स हैं, बिल्कुल। ये जागरूकता पैदा करने के लिए उनका भी बहुत ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है, उस चीज को आगे बढ़ाएं। पुलिस के पास कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई नुस्खा इस प्रकार की चीज नहीं है जिससे कि उसमें कर दे। जैसा मैंने बताया कि महिला अधिकारी चारों तरफ थे, हम जहां पर बैठा हुआ है यहीं पे आप देखिए कि जो हेड है इनकी मुखिया, वो एक पुलिस अधिकारी है, महिला है, वो कर रहे हैं। तो इतना कर रहे हैं जिससे कि ये मिनिमाइज हो जाए, न्यूनतम हम ले आते हैं इस चीज को करने के लिए। जी, तो काफी इसमें सुधार आया है डेफिनेटली, लेकिन और करने की जरूरत है। सर आपकी बात से सहमत हूँ, जो आपने कहा कि समाज शास्त्रियों की या पूरे समाज की ज़रूरत है। हमें एज इंडिविजुअल्स और एज अ सोशल पर्सन हमें उसको करना ही है। सर अभी हाल ही में नोएडा में पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक युवा इंजीनियर की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जो गिरकर एक्सीडेंट हो गया, उसमें पानी में उनकी डेथ हो गई। और वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, सब रील बनाते रहे बड़ी निर्ममता से, बेरहमी से, और एक कहते हैं एक निष्प्रिय भाव से, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, एक व्यक्ति की जान जा रही है। वो चाहते तो उसको कूद के बचा लेते, निकाल लेते, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। सर ये बहुत ही, समाज किस ओर जा रहा है हमारा? ये समाज की एक बड़ी भयंकर उदासीनता है, इसकी ये बहुत निंदनीय है। जिस केस की आप बात कर रही है वो भी मैंने देखा रील पे, और कठोरतम शब्दों से उसकी निंदा की जानी चाहिए हर एक को, समाज के हर वर्ग को। अब बताइए कि इतने सैकड़ों लोग इकट्ठे देख रहे हैं और 1.5 घंटे से ज्यादा वो जीवित रहा, गुहार लगाता रहा जान के लिए, वीडियो बनते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। वो अपने फोन से, फ्लैश लाइट से आकृष्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं आया। ये इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको ये विश्लेषण करना होगा कि क्या कारण है समाज जो समय से आगे जा रहा है, लेकिन मानवता के लिए उसकी उदासीनता बढ़ती चली जा रही है। और सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है, ये तो ज्वलंत है और अभी बिल्कुल रीसेंट है। तमाम जगह पे आप देखिए एक्सीडेंट होके पड़े हुए हैं जी। निर्भय केस आपने देखा होगा, कितने लोग आते हैं मदद करने के लिए, चित्कार करते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। इसके लिए तो बहुत सीरियस एक मल्टी एजेंसी चीजें देखनी है। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, समाज के अंदर की क्या कारण है जिससे कि लोग इसमें आके हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये लेकिन बड़ी भयंकर समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। सर आज सुबह भी हरियाणा करनाल रोड पर आपसी मारपीट के बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, अभी थोड़ी देर पहले देखकर इतना दुख हुआ। एक आम आदमी के मन में एक अजीब किस्म का एग्रेशन है, गुस्सा है, रोड रेज के बहुत सारे मामले आते हैं। उनको सुधारने के लिए मुझे लगता है कि कुछ करेक्शनल क्लासेस होनी चाहिए हर लेवल पे, या सामाजिक स्तर पे, या एनजीओज़ को आगे बढ़ना चाहिए। तो पुलिस और एनजीओज़ का एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। देखिए पुलिस, जैसा मैंने पहले बताया, अकेले इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। देयर हैज़ टू बी सम कोलैबोरेटर्स, पुलिस के साथ मिल करके एक जागरूकता का अभियान होना चाहिए। अब महिला उत्पीड़न के बारे में आपने कहा, बताइए आप कितने घरों में ऐसा होता है जो महिलाएं जो हैं वो अपने घर में लड़कों को ये बताते हैं कि महिलाओं के प्रति
उनका आदर और सम्मान कितना होना चाहिए, ये सब छोड़ देते हैं कि लड़कों की गलती है। जिसने ये उत्पीड़न किया उसकी गलती है, लेकिन उसको निंदा करने वालों के लिए या उनको प्रशिक्षण देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या घर में उनका भी दायित्व होता है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो एक सामूहिक नैतिक कर्तव्य के रूप से इस चीज को देखा जाना चाहिए, तब जाके इसका निवारण होगा। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं सर। ये जो गुस्सा जो हो रहा है लोगों के दिमाग में, ये एक आधुनिकता की निशानी है या हमारी सभ्यता और डाउनहिल जा रही है? क्या है ये, गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें तो लगता है कि नहीं करना चाहिए, बैलेंस लेके चलना चाहिए। इसका उत्तर तो बिल्कुल उचित उत्तर तो एक मनोवैज्ञानिक से मिलेगा कि गुस्सा क्यों हो रहा है, धैर्य की सीमा क्यों कम होती चली जा रही है, लोग क्यों इतने उतावले होते चले जा रहे हैं, इतने प्रोवोकेटिव होते चले जा रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, इसका उत्तर मनोवैज्ञानिक सही ढंग से दे पाएगा। सर हम तो पहले पैदा हो गए थे, लेकिन बाद के जो लोग हैं जो 90s में जो हुए या उसके बाद में, ये सारी जनरेशन्स टीवी पर टॉम एंड जेरी या इस तरह के कार्टून देख देख के बड़े हुए हैं। सर उसमें कार्टून्स में उन्होंने देखा कि चूहा और बिल्ली की दौड़ हो रही है और उसमें चूहा जो है बिल्ली को मार रहा है, या कोई और दूसरे कार्टून्स में, और ये गेम्स हैं जो वीडियो गेम्स होते हैं, इनमें खूब मारते हैं एक दूसरे को, इतना मारते हैं कि उनकी जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, जो बच्चे उसको देख देख के बड़े होते हैं। मुझे लगता है कि आज वही बच्चे इस समय देश में जो एक जिम्मेदारी की भूमिका निभा रहे हैं एज सिटीजन्स, गाड़ियाँ चला रहे हैं, इसलिए शायद वो रोड रेज के जो वाक़ये होते हैं तो वो अपनी धैर्य खो देते हैं और गुस्सा करते हैं, सड़क पर चिल्लाते हैं। और ये जो सोशल मीडिया है, जो अभी जैसे नोएडा के इंसिडेंट में भी हुआ और जगह भी रोज़ लोग रील बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, तो इंसानियत तो इसमें चली ही गई, ख़त्म ही हो गई है। लोग इंसानियत के तौर पर एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। सर बतौर पुलिस ऑफिसर आपने देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी भी संभाली, आपने 4 प्राइम मिनिस्टर्स को सुरक्षा प्रदान की। सर अपने जीवन के कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? जहाँ तक पुलिस की बात है, इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा जो बहैसियत पुलिस ऑफिसर, मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर निष्ठा के साथ सबको साथ लेकर के और ये जो सामाजिक प्रश्न आपने उठाए हैं उनको देखा जाए, महिला उत्पीड़न हुआ या दहेज की व्यवस्था के हुए, तो हमारे अनुभव के आधार पर जिनको हमने अपने निष्ठा के साथ और अपनी टीम के साथ पूरा किया, तो उसमें हमको फल जो हैं वो बिल्कुल सही मिले, रिजल्ट अच्छे मिले। जैसे तफ्तीश हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, अनुसंधान हुआ कि जो दोषी है उसको सजा दिलवाई गई पुलिस की पैरवी से, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो हमारा अनुभव अच्छा रहा। और नंबर 2, अगर कानून व्यवस्था से देखा जाए, सांप्रदायिक दंगे, उसमें काफ़ी, अगर आप कोई व्यक्ति विशेष या समुदाय का साथ न दे, फेयर रहे उससे उठ करके, तो उनके दमन में भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। और अगर आप पूरी लगन के साथ, परिश्रम के साथ, अपने टीम के सहयोग के साथ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कई चीज़ें रहते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं रहते, जो आप नहीं जानते, जो आप ये गारंटी नहीं है कि आप रखेंगे, लेकिन किया तो आप वो सुरक्षित रहे। हमारी वजह से ही नहीं, एक पूरे टीम वर्क के आधार पर, एक पूरे टीम के साथ। बहुत अच्छा। तो अनुभव ये रहा, जहाँ रहे वो रहे। फिर इंटरनल सिक्योरिटी अब ये है कि आप सिस्टम के अंग नहीं हैं, लेकिन जगह पे जाके विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे आप बोलते हैं। जैसे आपने अभी अनुभव पे पूछा, हमने साझा किया, या लिखने का आपने इंट्रोड्यूस किया हमें कि कॉलमनिस्ट है, उसमें लिख करके इसमें ये चीज़ किया जाए तो इसका निवारण होगा। और हमारी तरह तमाम अधिकारी जो है अवकाश प्राप्त है, जो सजग हैं, वो कहते रहते हैं इस उम्र में रिसर्च के आधार पे, थीसिस के आधार पे, अनुभव के आधार पे शेयर करते हैं। तो सबका एक कलेक्टिव योगदान रहता है प्रीता जी, जिससे ये
इम्प्रूव होता रहता है। सर आप नेट स्ट्रेट के भी एडवाइज़र हैं, जी एक खुसरो फाउंडेशन है जी जी उसके भी आप डायरेक्टर हैं, तो आप कितनी गतिविधियों में आप अपनी जो माइंड की जो आपकी जो पोटेंशियल है उसको आप रिफ्लेक्ट करते हैं? देखिए ऐसा है कि अब ये भाग्य हमारा सौभाग्य है कि ये जिम्मेदारियां हमको सौंपी गई अवकाश प्राप्त के बाद भी, और मैं उसको निभा पा रहा हूँ। स्वास्थ्य हमारा साथ दिया है, अब तक स्वास्थ्य हमारे साथ है, शुभकामनाएं साथ में हैं आप लोगों की, तो जितना हो सके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो इसलिए हम चल रहे हैं, जब तक चले इसमें जितना कर सके अच्छा लगता है। एक जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, एक व्यावसायिक संतोष प्राप्त होता है इस चीज़ को करके, जो धन की उपलब्धि और उन सबसे कहीं ऊपर है। बहुत बढ़िया सर कि आपने ख़त्म किया इस चीज़ को, अच्छा लगा कि हम बात कर पाए और कुछ लिख पा रहे हैं, ये बात है। सर जो समझदार युवा लोग हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी गाइड करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आप उनको मोटिवेट करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, तो आप उनको आईपीएस बनने के लिए या इवन सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप प्रेरित करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप उनको कुछ गाइडेंस दीजिए सर। देखिए बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि जो युवा वर्ग है आज की तारीख में, एक स्लोगन चल पड़ा था कि इंडिया इज शाइनिंग। तो इंडिया जो है वो सिर्फ भूगोल या उसके आधार पर शाइन नहीं करेगा। जो आज का जो युवा वर्ग है उसके सामने इतनी चुनौतियां हैं, इतने एवेन्यूज हैं, सिविल सर्विस उसमें एक है। तो हम तो ये कहेंगे कि पूरी पढ़ाई के साथ उसके अंदर पे आए, सिस्टम के अंदर आए। महिलाओं के अंदर विशेषकर जब मैं इंटरव्यू में देखता हूं, उनके अंदर भी एक उत्साह है जो मुझे ये चाहता हूं कि युवा उससे भी प्रेरित हों। और सिर्फ सिविल सर्विस में ही नहीं, आजकल इतने ओपनिंग्स हैं देश में, डिफेंस है, स्पेस है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, आर्म फोर्सेस है, और महिलाएं कितनी मात्रा में आ रही हैं, कॉम्पिटेंट में आ रहे हैं। अभी तो हाल ही में सीआरपीएफ की हेड बताइए, हर जगह रिपब्लिक डे में परेड को लीड करेंगे। अभी आपने पिछली लड़ाई के अंदर आपने देखा कि उसमें जो स्पोक्स पर्सन है उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनका आत्मविश्वास देखिए। तो युवा वर्ग का फ्यूचर बहुत अच्छा है, उनको अपने आप अपना भविष्य बनाना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। उसको कोई आके उनको नहीं सौंपेगा, अपने परिश्रम, अपने लगन और उसके साथ वो करें, कामयाबी जरूर मिलेगी उनको। ये मेरा संदेश है। सर आप मॉरिशस के एनएसए भी रहे, आपने मॉरिशस को के लोकतंत्र को देखा, उसके अंदर की जो समाज की जो देश की परिस्थितियां थी वहाँ पे आपने अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो सर कुछ गाइड, कुछ हमें भी बताइए, हम जान करके हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी कुछ सीखेंगे आपसे। देखिए, मॉरिशस एक बहुत खूबसूरत भारतीय महासागर, इंडियन ओशन के अंदर एक द्वीप है। 12-13 लाख आबादी है। अधिकांश जनसंख्या जो है भारतीय मूल के हैं, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए हैं। लेकिन ये देखिए कि 19वीं शती में जब वो आए स्लेव की तरह, गुलामी, मजदूर बनके, और उनसे गन्ने के खेत कटवाए गए, मेहनत किया, तो उनके जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत मेहनत किया और उस परिश्रम का फल इन पीढ़ियों को मिल रहा है, उनके तीसरी चौथी पीढ़ी को, जो कि कर रहे हैं। परिश्रमी लोग हैं, सादे लोग हैं, और किसी प्रकार का द्वंद या इस प्रकार की चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे अनुभव बहुत सुखद था, बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद भी हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का वहाँ बहुत प्रचलन है, बहुत ज़्यादा। हिंदी के इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत बड़े। में हिंदी हमारे देश से ज़्यादा बहुत है, बोली जाती है। भोजपुरी वहाँ बोली जाती है, भोजपुरी है। उसके अलावा हिंदी को बहुत प्रोत्साहित है हिंदी साहित्य के रूप में वहाँ पर, और बहुत अवगत है वहाँ के लोग, हिंदी साहित्य से पढ़ते रहते हैं, सब जगह रहते हैं। तो बहुत सुंदर है, और उन लोग अपना साहित्य, संस्कृति को भी, भारतीय संस्कृति को अपना करके वो रखते हैं, जो एक आप कह सकते हैं एक मिनी भारत की तरह वो पनप जब रहा। उनके पूर्वज यहाँ से मजदूर बन के गए थे, गुलाम बन के गए थे, तो जो संस्कृति वो भारत से लेकर गए
बिहार से और भोजपुर से, अवध से, उस संस्कृति को उन्होंने इंटैक्ट रखा है, अक्षुण्ण रखा है। हमारे यहाँ पे धीरे धीरे उसमें हर बार समय के साथ बदलाव आते ही है। यहाँ भले ही आया हो, लेकिन जो भाषा का स्तर वो यहाँ से लेके गए, जो परिष्कृत भाषा थी, जो ओरिजिनल अवधी थी, भोजपुरी थी, सॉरी भोजपुरी, उस भोजपुरी को आज भी सब लोग बोलते हैं वहाँ पर, तो देख के अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है। भोजपुरी को रखा है, संस्कृति को रखा है। और ये नहीं है कि वहाँ भी वो टॉम एंड जेरी के कार्टून्स देखते हैं जी, उसके बावजूद भी संस्कृति बरकरार है। बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हर कोई अपने संस्कृति को भूल गया है, कुछ लोग भूले होंगे तो वो, लेकिन एक छोटे देश के रूप में वो बहुत उसको करते हैं और भारत से प्रेरणा लेते रहते हैं तमाम चीज़ों में। जी सर, आप चूँकि सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं और आपने इतने देश विदेश के अखबारों में इतना लिखते रहते हैं, तो सर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, जो चल रहा है पिछले 4 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है, इज़राइल गाज़ा का चल रहा है सर, एक ये युद्ध की स्थिति कहें इसे, या जियो पॉलिटिकल इम्बैलेंस कहें, या वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करने की तैयारी है, आप इसके बारे में ऐसा है कि आज की तारीख में एक बहुत ये तनावपूर्ण स्थिति है भू राजनीतिक में पूरे विश्व में। जी। आपने खुद ही कहा रशिया और यूक्रेन का 2 साल पहले फरवरी से ही चल रहा है। जी। प्रयासों के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। गाज़ा में आपने देखा 2023 7 अक्टूबर से चल रहा है, प्रयासों के बाद भी नहीं। उसके बाद अभी आपने देखा वेनेजुएला का देखा, ग्रीनलैंड के ऊपर देखा, यूरोपियन यूनियन का देखा, नाटो का देखा, तमाम चीज़ में इस तरह की चीज़ पूरे विश्व में एक चल रहा है। हमारे पड़ोस में आपने देखा, हाँ, श्रीलंका में देखा, मालदीव में देखा, बांग्लादेश में 2024 में आपने देखा कि 5 अगस्त को क्या परिस्थितियां हैं भू राजनीतिक। हमारे ख्याल से इतिहास को अगर देखा जाए प्रीता जी, तो कई बार इस तरह के उथल पुथल आते हैं, जैसे समुद्र में उफान आता है फिर बाद में सेटल हो जाता है, इस तरह की कई चीज़ें आए हैं। हाँ, ये परिस्थितियां विषम हैं, कठिन हैं, लेकिन समाधान ज़रूर निकलेगा। तमाम लोग लगे हैं। एक न एक आर्थिक संकट हुआ था, डिप्रेशन हुआ था 1929 में, पिछली सदी में 2 महायुद्ध हुए, वो भी ख़त्म हुआ, 5 साल चले, लेकिन उसके बाद हुआ। तो अभी जो तनाव चल रहा है, अब आशा ही कर सकते हैं कि एक दिन ये शांतिपूर्ण ढंग से ख़त्म होगा, जानें कम जाएंगी, लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, आर्थिक रूप से हम ठीक रहेंगे, ऐसी ही आशा है। सर ऐसा कहते हैं यूक्रेन में ऑन एन एवरेज हर रोज़ 25,000 आदमी मर रहे हैं आज भी, पिछले 4 साल से। अब ये आंकड़े तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता 25,000 कितने हैं डेली में, और लेकिन मौत तो हो ही रही है। जब युद्ध है, पूरे स्तर पे युद्ध है, तो कुछ जान हानि तो हो ही रही होगी, प्राण हानि हो ही रही होगी। कुछ सोशल मीडिया का भी इसमें हाथ है, कुछ मीडिया का भी हाथ है, तो क्या कोई युद्ध की आशंका नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि ये बड़े तो कोई ये एक सूद शेयर या फोरकास्ट करने वाला ही कह सकता है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। ये तो किसी को नहीं पता था कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध होगा या वेनेजुएला का होगा, तो ये कोई ज्योतिष भी नहीं कह सकता कि ये होगा। परिस्थितियों को देखते हुए इतना कह सकता हूँ कि एक तनाव टाइप का है, एक अनीज है, एक असामान्य, एक असहज परिस्थिति है, उससे हम लोग गुजर रहे हैं। सर, अब जैसे यूएस की तरफ से इतने बड़े बड़े टैरिफ इम्पोज किए जा रहे हैं, अब वो टैरिफ वो देश पे करते हैं या उन देशों के नागरिक पे करते हैं? क्योंकि असर तो नागरिकों पे ही आता है ना। तो एक सामान्य आदमी, चाहे वो भारत में रहता हो या किसी दूसरे यूरोप में कहीं भी रहता हो, उसके ऊपर ही असर आएगा सबसे ज़्यादा। तो क्या ये जो हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूएन है, ये लोग मुझे लगता है कि इनका जो वर्चस्व था, जो इनकी एक इमेज थी, इम्पोर्टेंस थी, उसमें भी थोड़ा डेंट लगा है। ये डेफिनेटली डेंट लगा है, डेफिनेटली। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भूमिका दिखती थी। 2 मुल्कों में अगर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई,
तो बीच में आते थे, सीज फायर के लिए अपील होता था, तो वो डेफिनेटली थोड़ा डाइल्यूट हो गया है, डेफिनेटली थोड़ा नहीं, काफी डाइल्यूट हो गया है। मानवाधिकारों की कोई परवाह नहीं करता सर। नहीं, कोई भी देश, कोई नहीं। जब युद्ध हो रहा है तो मानवाधिकार भूल जाइए। फुल स्केल वॉर हो रहा है तो कहाँ मानवाधिकार है, कुछ नहीं। तो सर आप जैसे बड़े लोगों, जो इतना आप 50 साल का अपना करियर का अनुभव लेके बैठे हुए हैं, अभी भी मेंटली फिजिकली आप पूरी तरह से हर रोज़ अपना कंट्रीब्यूट करते हैं सिस्टम में, समाज में, पढ़े लिखे लोगों के लिए और सब लोगों के लिए। तो सर आप जैसे लोगों की देश को बहुत ज़रूरत है। हम इंटरनली स्ट्रांग रहें हमारे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा देश बहुत अच्छा है, फिर भी हमारे देश में एक व्यवस्था अच्छी है, अभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन होता है। भले ही लोग रील बनाकर किसी को, हालांकि नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख की बात है, रोज़ होता है, पर फिर भी कुछ लोग अभी ऐसे बैठे हुए हैं जो इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं, कम से कम सुधारना तो चाहते ही हैं। तो सर आप अपने जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है इन टोटल, सर आप उसको मैं समझती हूँ अभी और आगे लेकर के जाएंगे। आपको एज अ पुलिस ऑफिसर, एज एन एनालिस्ट, एज एन इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो आपका रोल है ही है, पर आप क्योंकि बड़े हैं तो आप युवाओं को, बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को भी और गाइड कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे आए सर, आपने समय दिया और हमें अपनी अनुभवों से, जानकारियों से हमारा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। बहुत 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 धन्यवाद आपका, आप आए और हमें मार्गदर्शन दिया। हार्दिक आभार प्रीता जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। आपने हमको हमारी समीक्षा इस प्रकार से की, आपकी उम्मीदें बहुत हैं। मैं एक साधारण भारतीय नागरिक हूँ और भारतीय हूँ, इसका मुझे बहुत गर्व है, और आपके यहाँ आने के लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ। अगर देश के किसी भी तरह में, अगर इस एज में भी मैं काम आ सका तो मैं उसको पूरे निष्ठा के साथ निभाऊंगा। आने के लिए पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।